ये तो मैंने बता दिया था कल आपको ना लास्ट क्लास में मिक्चुरेशन के बारे में। तो अगर मैं इसका देखो एक इसका पाथवे बता दूं अगर, तो इसमें होता है देखो एक टर्म यूज करते हैं सबसे पहले फिलिंग ऑफ ब्लैडर। इसके बाद एक्टिवेशन कहते हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। सेंसरी न्यूरॉन्स, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, जिसको आप पीएसएनएस का ब्रांच कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रेटूजर मसल and relaxation of urethral sphincter। और इससे क्या होता है? वाइडिंग कहते हैं, खाली हो जाता है, वाइडिंग ऑफ ब्लैडर कहा जाता है। देखो तो ये पूरे मिक्चुरेशन का ये एक समरी है। देखो मैंने कहा था कि ब्लडर में जब यूरिन आता है, और फिलिंग मैंने कहा था ब्लडर में फिलिंग एसएनएस की वजह से होता है। ब्लडर में यूरिन जो एक्यूमुलेट होगा वो एसएनएस की वजह से होता है, और जो खाली होना होगा वो पीएसएनएस की वजह से होता है। वॉइडिंग ऑफ ब्लडर मतलब क्या था? ब्लडर आपका खाली हो गया, और यही इवेंट मैक्चुरेशन का होता है। ठीक है, और याद रखिएगा मैक्चुरेशन का जो एक वॉलंटरी कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल आपके ब्रेन से, इसका जो वायर है देखो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ये पहुंचता है, क्या बताओ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक। एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहते हैं। ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल का पार्ट होता है। और मैंने कहा था कि ये जो स्फिंक्टर होता है ये एक तरह का स्केलेटल मसल होता है ये। तो रिफ्लेक्सेस इनवॉलंटरी होते हैं, बट वॉलंटरीली भी यूरिनेशन कंट्रोल किया जाता है। तो ब्रेन से होता हुआ एक वायर होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वो आपके एक्सटर्नल स्फिंक्टर तक आएगा। यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो होता है, जो एक तरह का स्केलेटल मसल होता है। तो ये प्रोसेस जो है देखो, मतलब व्हेन एंड हाउ टू स्टार्ट, ये तो वॉलंटरी सिस्टम ही है ना, बट जो रिफ्लेक्सेस क्रिएट होंगे वो इनवॉलंटरी होता है। और मैंने कहा था कि अगर रिसेप्टर्स निकाल दिया जाएगा, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, बिना रिसेप्टर का मिक्चुरेशन नहीं होता। तो याद रखिएगा यूरिन तभी बाहर आता है जब डेट्रोजर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है और स्फिंक्टर्स क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं। Whenever we talk about release of urine,
इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोजर मसल जो ब्लडर में होता है एंड द रिलैक्सेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्फिंक्टर, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा और डेट्रोजर मसल्स में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो ये था सारा इवेंट मिक्चुरेशन का, समझ में आ गया सबको? तो इट मे बी अ काइंड ऑफ फ्लो डायग्राम बन सकता है, देखो ये, इसको बताइए कैसे कैसे क्या एक्टिविटी होती है। तो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है, क्या बताओ, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो फिर मोटर न्यूरॉन्स को इन्वॉल्व करेगा जिसको आप पीएसएनएस का ब्रांच कहते हैं, और पीएसएनएस की वजह से ही डेट्रोजर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है और यूरेथ्रल स्फिंक्टर क्या होता है, रिलैक्स करता है। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो ये बताओ, जो यूरिन बाहर आया उसका कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या है? यूरिन में क्या सब होता है बताओ, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये जानना जरूरी है। देखिए, तो ये लिख लिया आप लोगों ने इसको, ये पाथवे याद रखिएगा। ये जो पाथवे आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ये जो पाथवे है ये वॉलेंट्री प्रोसेस है, देखो। तो देखो कंपोजिशन क्या है यूरिन का। तो देखिए, यूरिन में वैसी बात है, वाटर तो हो गई, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है, बाई पिगमेंट्स होते हैं, देखो इसमें बाकी सारे सोडियम का पार्ट भी है, पोटेशियम का पार्ट भी है, Cl माइनस भी होता है, बाइकार्बोनेट भी होता है ना, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं इसमें। तो वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बाइल पिगमेंट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट आयंस वगैरह भी होते हैं, है ना। और आप देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यूरिया का जो अमाउंट होता है लगभग ये 25 मिलीग्राम है पर डे। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि कितना यूरिया एलिमिनेट होता है यूरिन से एक दिन में, 25 मिलीग्राम या 25 ग्राम अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे बाय द यूरिन, ये कितना होता है बताओ। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बुक में देखिए लास्ट पेज में, हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया वी एलिमिनेट per day through the urine. That value is given in the book of NCERT. हाँ जी, okay. 25 से 30 ग्राम पर डे लिखा जाता है। तो ये तो हो गया कि यूरिन से क्या चीजें बाहर आती हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या बाहर नहीं आता, यूरिन में क्या नहीं होता है, याद रखिएगा। वैसे देखो कुछ अमाउंट में कीटोन बॉडी भी होता है, कीटोन भी होता है, थोड़े अमाउंट, ज्यादा नहीं होता, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या यूरिन में क्या नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। यूरिन मस्ट लैक, हेल्दी आदमी का जो होता है, देखो हेल्दी आदमी के यूरिन में क्या नहीं होना चाहिए,
तो ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एब्सेंट। अमीनो एसिड्स नहीं होने चाहिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी नहीं होने चाहिए, ब्लड सेल्स भी नहीं होने चाहिए, एक्सेस कीटोन नहीं होना चाहिए, एक्सेस ऑफ कीटोन भी नहीं होना चाहिए। देखिए, these things must be absent in urine of a healthy individual। एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के यूरिन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नो ग्लूकोज, नो अमीनो एसिड्स, नो प्लाज्मा प्रोटीन्स, नो ब्लड सेल्स एंड नो एक्सेस कीटोन। अगर अगर मान लो ये चीजें यूरिन में आ रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो एक कह सकते हैं कि वो एक डिफेक्टिव किडनी या जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो अगर डिजीज्ड किडनी है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट वगैरह अगर जानते हैं तो ग्लूकोज वगैरह यूरिन में आता है। तो ग्लूकोज अगर यूरिन में आना स्टार्ट हो जाए, देखिए जैसे टर्म यूज करते हैं ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया कहते हैं। इफ यूरिन कंटेन्स ग्लूकोज, दैट कंडीशन इज द ग्लूकोसूरिया, और ये हेल्दी कंडीशन नहीं है ना। डायबिटिक पेशेंट में जानते हैं कि उसका जो क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है ब्लड में, तो कुछ अमाउंट पे ग्लूकोज यूरिन से बाहर आता है, ग्लूकोसूरिया कहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोसूरिया होता है ना। फिर देखो जैसे कहते हैं प्रोटीन्स वगैरह का जो पार्ट है, देखो जैसे एल्ब्यूमिन वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ टर्म यूज करते हैं ना, एक होता है ग्लूकोसूरिया, फिर एक का देखो कहते हैं पॉली कीटोन्यूरिया कहा जाता है, और ब्लड सेल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं। हिमेचुरिया वगैरह होता है। ब्लड सेल्स वगैरह का स्टार्ट हो जाए, देखो प्रोटीनूरिया वगैरह भी होता है। प्रोटीन्स इन यूरिन, ज्यादा कीटोन आ गया तो पॉलीकीटोनुरिया कह देते हैं। ब्लड सेल्स आने लगे तो हीमोचूरिया कहा जाता है इसको। प्रोटीन आया तो प्रोटीनूरिया कह देते हैं इसको। बट ये सब नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये सब अगर हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपके किडनी में किसी तरह के प्रॉब्लम्स हैं। समझ में आ गया सबको? ग्लूकोज आया ग्लूकोसूरिया, कीटोन बॉडी आया ज्यादा तो पॉलीकीटोनुरिया कह देते हैं इसको। हीमेचूरिया होता है, प्रोटीनूरिया होता है ना। तो ये सब एक डिफेक्टिव कंडीशंस है किडनी के। तो क्या होना चाहिए? और देखो ओवरऑल कहते हैं यूरिन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूरिन हेल्दी आदमी में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पर डे होता है। इसका पीएच एसिडिक होता है। यूरिन का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, लेस देन 7 होता है। देखो ये 4 to 6 के रेंज में आता है पीएच इसका। यूरिन का पीएच एसिडिक होता है, 4 to 6 के बीच में आता है। और मैंने कहा था इसका जो कंसंट्रेशन है यूरिन का वो 1200 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर होता है, जो आपके ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से 4 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि वॉल्यूम 1.5 लीटर है, एसिडिक यूरिन होता है, 4 से 6 का रेंज है देखो, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1200 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर होता है। समझ में आ गया सबको? ये क्लियर हो गया सबको यहाँ तक?
चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूं। सबने लिख लिया इसको? अब देखो, जैसे कहते हैं अगर किसी आदमी में क्रोनिक और रीनल फेलियर हो गया अगर, मतलब प्रोलॉन्ग्ड अगर रीनल रीनल प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर हो गया अगर मान लो, तो अगर किडनी अगर काम नहीं कर रहा है, क्रोनिक फेलियर है ये अगर, तो इसका जो पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है, देखो इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो, ट्रांसप्लांट फ्रॉम क्लोज्ड, या ऐसे कहते हैं देखो, फ्रॉम जेनेटिकली रिलेटेड डोनर कहा जाता है, या फिर कॉन्टिन्यूअस, या कहते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिक हीमो डायलाइसिस होता है। पीरियोडिक हीमोडायलाइसिस आर्टिफिशियल मेथड होता है ब्लड को फिल्टर करने का, पीरियोडिक हीमोडायलिसिस कहा जाता है। एक एक आप कह सकते हैं ये एक बॉडी के बाहर बनाया हुआ सिस्टम है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है। अब ये डायलिसिस कैसे होता है वो समझिए आप पहले, क्या मतलब है इसका। एक्चुअली इसमें करते क्या है देखो, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है देखो, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, ये एक सेलोफेन ट्यूब कहा जाता है इसको। सेलोफेन ट्यूब ये काफी ज्यादा सेलेक्टिवली परमेबल एक तरह का ट्यूब होता है देखो, सेलोफेन ट्यूब कहते हैं इसको। ये एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, इसको हाईली सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन ट्यूब कहा जाता है। समझ में आ गया? मेम्ब्रेन होता है एक्चुअली ये, और इस मेम्ब्रेन के बाहर देखो, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड में डूबा हुआ रहता है, देखो ऐसे। इस ट्यूब के बाहर ये फ्लूइड है, और इस फ्लूइड को देखो, जो इसके बाहर देख रहे हैं आप, ये एक डायलिजिंग फ्लूइड होता है, तो डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, जो ट्यूब के बाहर होता है। ठीक है, अब करना क्या है देखो, जैसे किसी आदमी का, जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बीइंग्स है जिसका डायलिसिस करना है आपको, तो इस इंसान के देखो, अगर ये मान लो उसके बॉडी का ये आर्टरी है, आर्टरी है,
इस आर्टरी से ब्लड को रिमूव किया जाता है, देखो यहाँ से, ये ब्लड को निकाला गया यहाँ से, और इस ब्लड को निकालने के बाद देखिए इसको इस ट्यूब में पहुंचा दिया जाता है, देखो ऐसे। तो इसमें जो ब्लड है वो आपका ब्लड, देखो इसमें जो बाहर निकल रहा है यहाँ से, ब्लड यहाँ से बाहर निकाल रहा है आर्टरी से। तो जब ब्लड ये बाहर निकलता है तो इस ब्लड को पहले मिक्स किया जाता है, मिक्सड अप विथ एंटी कोएगुलेंट, ताकि ब्लड क्लॉट न कर जाए, और इसको ठंडा भी करते हैं, इसको थोड़ा कूल किया जाता है, ठंडा करते हैं ताकि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस ना हो उसमें। तो आर्टरी से ब्लड निकाला गया, पेशेंट के आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, देखो, है ना, और उसको इस मेम्ब्रेन में डाल देते हैं, सेलोफेन वाले ट्यूब वाले पार्ट में। और याद रखिएगा ये जो फ्लूइड आप देख रहे हैं, देखो याद रखिएगा इसको, इस फ्लूइड में याद रखना, इट कंटेन्स all the component of blood plasma देखो, इसमें ब्लड प्लाज्मा का जो भी अमाउंट है वो इसमें रखा जाता है, ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन का सब कुछ इसमें रखा जाता है ट्यूब के अंदर। और याद रखना ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो ट्यूब होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा प्रोटीन के लिए इम्परमेबल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए और ब्लड सेल्स के लिए। ये इसके लिए क्या बताओ, इम्परमेबल होता है, मतलब ये चीजें बाहर नहीं जा सकती ब्लड से। अगर जो ब्लड यहाँ अवेलेबल है, तो रिमेंबर, देखिए, तो सेलोफेन का जो मेम्ब्रेन होता है वो मेम्ब्रेन प्लाज्मा प्रोटीन्स के लिए और ब्लड सेल्स के लिए क्या होता है, इम्परमेबल होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि देखो, जो अब यहाँ देखो ऐसे, जो ब्लड इसमें अवेलेबल है, देखो जो ब्लड यहाँ प्रेजेंट है, जो इधर से आ रहा है ब्लड, देखो ये ब्लड इसमें आ रहा है, तो इस ब्लड में देखो जो यहां से यूरिया वगैरह जो होता है, देखो यहां से अब क्या होगा, देखो यूरिया, ये यूरिया यहां से बाहर आ जाएगा, देखो ठीक है, यूरिया बाहर आता है, क्रिएटिनिन बाहर आता है, देखो यूरिया है, क्रिएटिनिन है, फॉस्फेट वगैरह है, ये चीजें यहां से बाहर आ जाती है, देखो ये आ जाता है, क्या बताओ, डायलिजिंग फ्लूइड में, ठीक है। और अब देखिए मैंने क्या कहा कि इस फ्लूइड में, इस ये जो डायलिजिंग फ्लूइड है इसमें ग्लूकोज वगैरह भी होता है, देखो ग्लूकोज तो आपके ब्लड में भी है, तो कंसंट्रेशन का मतलब ग्लूकोज का अमाउंट आपके इस फ्लूइड में और आपके इस ब्लड में बराबर हो, तो ग्लूकोज तो बाहर जा ही नहीं सकता वहां से। एक तो वो इम्परमेबल होता है, यस यूरिया भी है, फॉस्फेट भी है, क्रिएटिनिन भी होता है, ठीक है। अब मान लो इस फ्लूइड में, ये फ्लूइड क्या होता है, आइसोटोनिक कहते हैं, आइसोटोनिक टू फॉर कहते हैं, आइसोटोनिक फॉर ग्लूकोज कंसंट्रेशन। तो अगर बाहर जितना ग्लूकोज है और उतना ही ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में भी है,
तो ग्लूकोज तो फिल्टर नहीं होगा ना, कंसंट्रेशन फर्क होना चाहिए ना। जो चीज आपके ब्लड में ज्यादा होगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जितना ग्लूकोज आपके डायलेटिंग फ्लूइड में होता है उतना ही ग्लूकोज आपके ब्लड में भी होता है। तो ग्लूकोज तो फिल्टर नहीं होगा। फिल्टर क्या होगा बताओ? इस फ्लूइड में सब कुछ है, डायलेटिंग फ्लूइड लैक, याद रखिएगा, इट लैक यूरिया। इसमें यूरिया नहीं होता, इसमें क्रिएटिनिन नहीं होता, लैक यूरिया, लैक क्रिएटिनिन। तो जो चीज नहीं है वहां पर वो वहां से बाहर निकल जाएगा। देखो, समझ में आ रहा है? और जब ये ब्लड बाहर निकलेगा, देखो, जब ये ब्लड यहां से बाहर आ रहा है, देखो, तो इसे वापस हमने क्या किया, देखो, उसी इंसान के, देखो, उसी इंसान के वेन्स में इसको वापस डाल दिया। देखो, ये उसका क्या, मान लो ये उसका वेन है। तो ब्लड जो यहां से अब निकला, उस ब्लड को हमने कहां पहुंचा दिया? उसके वेन्स के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, इस ब्लड को, जो ब्लड यहां से निकल रहा है, इस ब्लड को हम वापस क्या करेंगे? देखो, क्या मिलाएंगे इसमें? मिलाएंगे कोएगुलेंट, ताकि ब्लड नॉर्मल हो जाए, जैसा था पहला हो ऐसा हो जाए। और इसको हीट किया जाता है थोड़ा सा। यहां पर आपने क्या मिलाया था? एंटी कोएगुलेंट। तो ब्लड को नॉर्मल करके वापस भेजना है उसके वेन में, तो कोएगुलेंट मिला दिया उसमें, और जो ठंडा किया था फिर से थोड़ा हीट कर दिया गया। देखो उसको, तो ब्लड को नॉर्मल करने के बाद कहां डाल दिया गया इसको बताओ? वापस उस आदमी के वेन में। तो जो काम किडनी कर रहा था वही काम यहाँ पे देखो मशीन कर रहा है। डायलेजिंग चैम्बर कहा जाता है, देखो इसको, इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? डायलेजिंग चैम्बर कहा जाता है। और 2 से 3 घंटे वीक में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। नॉर्मली जो पेशेंट वगैरह होते हैं, वीकली 2 या 3 दिन ये किया जाता है, डायलिजिंग वाला जो काम होता है। समझ में आ गया सबको? और ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया भी था कि जो, जिस पेशेंट में किडनी फेलियर होता है, if kidney is not function properly, if kidney is not functioning properly, तो याद रखना कि ऐसे पेशेंट में ब्लड पोटेशियम लेवल ज्यादा होता है। इसको हाइपर कैलेमिया कहते हैं, हाइपर कैलेमिया कहा जाता है। ये याद रखना, जिस पेशेंट में किडनी प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, ऐसे पेशेंट में पोटेशियम का जो लेवल है वो क्या होता है, मतलब ब्लड में ज्यादा होता है। जो किडनी नॉन फंक्शनल है, ये पोटेशियम वगैरह को प्रॉपर एलिमिनेट नहीं कर पाता, पोटेशियम ब्लड में रह जाता है, और इसकी वजह से ब्लड का पोटेशियम लेवल क्या होता है बताओ? ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। याद रखना, डायबिटिक पेशेंट वगैरह में पोटेशियम का कंट्रोल काफी जरूरी होता है, या जिन पेशेंट का डायलिसिस चल रहा हो, डायलिटिक पेशेंट में पोटेशियम का कंट्रोलिंग बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम के अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम आपके हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। ज्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होगा फिर दिक्कत है। पोटेशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कह सकते हैं ये एक आपका केटायन है, जो हार्ट के एक्टिविटी के लिए ज्यादा जरूरी है।
ज्यादा होना भी ठीक नहीं है, कम होना भी ठीक नहीं होता है। तो डायलिसिंग पेशेंट का पोटेशियम लेवल काफी क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। तो जो लोग डायलिसिस वगैरह पे होते हैं, उनमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा रहता है और ऐसे पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप केला वगैरह ना खाएँ। याद रखना बनाना जो होता है या जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, इनमें पोटेशियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। बनाना में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है। तो डायलिसिंग पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए बताओ? कौन-सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए? केला, नो केला। इफ यू आर इन डायलिसिंग, आपका किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो आपको अवॉइड करना पड़ेगा फ्रूट्स लाइक बनाना। बनाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और ये देखना, ये क्वेश्चन आपके नीट में 2-3 साल पहले आया भी था कि आफ्टर डायलिसिस कौन-सा अमाउंट पोटेशियम का क्या होगा, ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा लेवल रहता है पोटेशियम का। क्वेश्चन आया था ना ये 2 या 3 साल पहले आपके नीट में। क्वेश्चन आया था कि डायलिसिस के बाद अ, उस पेशेंट में पोटेशियम का लेवल क्या होता है? तो ये ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो और वैसे भी कहा जाता है देखो, डायलिटिंग पेशेंट में ये चीज़ याद रखिएगा कि जो कहते हैं ऐसे लोगों को जिनका किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इन्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। अंडा, मछली, हाई क्वालिटी प्रोटीन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर बनेगा, तो आपका मेटाबॉलिक वेस्ट कम बनेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग किडनी जिसका रीनल फेलियर है, क्रोनिक फेलियर है, ऐसे पेशेंट को हाई क्वालिटी प्रोटीन इंटेक करने को कहा जाता है। ऐसे ही प्रोटीन खाना नहीं है आपको, हाई क्वालिटी प्रोटीन मीट होता है या फिर आप एग जानते हैं, मछली जानते हैं, इसके प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होती है और पेशेंट शुड बी टेकन हाई क्वालिटी प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो नॉनवेज खाना ज़्यादा अ, बढ़िया है। नॉनवेज के प्रोटीन्स आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो एग, फिश, मीट, such kind of protein is very high quality proteins, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट का अमाउंट क्या होगा बता बॉडी में? कम बनता है। समझ में आ गया सबको? हाँ जी, बिल्कुल वे प्रोटीन वगैरह भी अच्छा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे प्रोटीन भी एक बढ़िया प्रोटीन है। व्हाटएवर द प्रोटीन दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स कहते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हीमोडायलिसिस क्या होता है और क्या पर्पस है इसका। चलिए, अब इसमें डिजीज बहुत ज्यादा नहीं है, बेटा इतना इफेक्टिव क्यों नहीं होता? ये मशीन ही तो है। जो काम आपके बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, क्योंकि आपको बाहर के कंडीशन पे रखा जा रहा है। जो चीज आपके बॉडी का एक सिस्टम कर सकता है पूरी तरह से, ये एक इन विट्रो सिस्टम है। पोटेशियम वगैरह का प्रॉपर कंट्रोलिंग भी नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है धीरे धीरे, बट लंबे समय तक आदमी सर्वाइव करता है, ऐसी बात नहीं है। बट ultimately we have to transplant our kidney, but those who are on this dialysis, they can survive for a longer duration। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही खत्म हो जाएगा वो। कई लोग कई साल जिंदा रहते हैं डायलिसिस के ऊपर ही, ठीक है? समझ में आ गया? चलिए, तो इसको मिटा दो यहाँ से। अब समझ में आ गया सबको ये क्या होता है?
डिजीज की बात करें, देखो इसमें अब यहाँ पर तो देखो इसमें सबसे जो एक नॉर्मल टर्म यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है किडनी का, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कहा जाता है। देखो इसको बेसिकली इस डिजीज को ब्राइट डिजीज भी कहते हैं। ये एक मोस्ट डेंजरस प्रॉब्लम है आपके किडनी का, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, ब्लड प्रोटीन्स, ब्लड सेल्स, ये सब भी फिल्टर होकर यूरिन में आना स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट fatal disease of kidney is called glomerulonephritis. समझ में आ गया? इसमें क्या है देखो, इवन ब्लड सेल्स, blood proteins, get filtered out. समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए एक और नाम है रीनल कॉलिकुलाई कहा जाता है। ये एक्चुअली कहते हैं स्टोन फॉर्मेशन होता है। ऑक्जेलेट्स एंड आई थिंक कार्बोनेट क्रिस्टल्स वगैरह भी होता है। देखो देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपके, क्रिस्टल्स बनते हैं ऑक्जेलेट्स के, कार्बोनेट्स के। कार्बोनेट क्रिस्टल डिपोजिशन कहता है इन रीनल पेल्विस एरिया। अच्छा, ये ऑक्जेलेट लिखा हुआ है, कार्बोनेट क्रिस्टल्स भी होता है, ऑक्जेलेट तो होता ही है। ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन वगैरह जानते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ गया? तो अब स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसको मिटा दो यहां से अब, लिख लिया सबने इसको?
लिखिए अब मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लेट्स स्टार्ट नया चैप्टर, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। देखिए, लोकोमोशन कहते हैं चेंज इन पोजीशन कहा जाता है, चेंज इन पोजीशन। और जैसे आप यूज करते हो टर्म्स लाइक सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजलर मूवमेंट, आईलिड मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट कहा जाता है। देखिए, मूवमेंट अपने एक्सिस पे होता है, इसमें आपका पोजीशन चेंज नहीं होता, आईलिड ऊपर नीचे होता है, ये एक तरह का मूवमेंट है, लोकोमोशन नहीं कहते इसको। तो ये जो मूवमेंट और लोकोमोशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये अलग-अलग कुछ नहीं होता। जैसे मैं कहूँ अगर एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि पैरामीशियम में देखो, पैरामीशियम में जो सीलिया होता है, देखो पैरामीशियम का जो सीलिया होता है, ये सीलिया आप देखिए ये फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है और ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। तो फूड कैप्चर के समय जो सीलिया का मूवमेंट हुआ, तो ये तो सिंपली मूवमेंट ही है ना। सीलिया देखो पैरामीशियम में दोनों काम कर रहा है, लोकोमोशन का भी काम करता है और फूड कैप्चर करने का भी काम करता है। लेकिन मैं कहूँ अगर कि ह्यूमन बींग्स में देखो जो सीलिया होता है, सिलियरी मूवमेंट इन ट्रैकिया, इन ट्रैकिया, ये ह्यूमंस में होता है। इवन हमारे बॉडी में जो लिम्ब्स होता है, ह्यूमन बींग्स में लिम्ब्स जो होता है, ये मूवमेंट भी कर रहा है और इसकी वजह से लोकोमोशन भी होता है। अगर मैं अपने फिंगर को ये ऐसे से कर रहा हूँ, ये लिम्ब्स का मूवमेंट ही तो है। पैर को आपने खड़े करेगा, पैर को ऊपर नीचे कर रहे हैं आप, ये लिम्ब्स का मूवमेंट है, बट उसी पैर से आपका लोकोमोशन भी होता है। तो लोकोमोशन का मतलब क्या बताओ, आप अपने प्लेस को चेंज कर रहे हैं। आप जानते हैं अमीबा वगैरह में सीडोपोडिया से मूवमेंट भी है, सीडोपोडिया से लोकोमोशन भी होता है। सीडोपोडियल मूवमेंट होता है ना। इवन जो आप कहते हैं, जो एक टर्म यूज करते हैं आप, डायपेडेसिस, ये क्या है बताओ? ये डब्ल्यूबीसी वगैरह में होता है। सीडोपोडियल लोकोमोशन है ये। जो आपके डब्ल्यूबीसी में होता है, ये ब्लड वेसल से बाहर निकल जाते हैं। आप जानते हैं कि अमीबा में जो सीडोपोडिया होता है, वो खाने को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है और उससे वो अपना प्लेस भी चेंज कर लेता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि एक बॉडी का ऑर्गन जिसका रोल मूवमेंट में है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी ऑर्गन का रोल लोकोमोशन में भी होता है। बट याद रखना कि और ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जितने भी आपके मूवमेंट हैं,
हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, बट हर लोकोमोशन एक तरह का क्या बताओ, ऐसा लिखा हुआ है ना कि जितने भी आपके लोकोमोशंस हैं वो एक तरह का मूवमेंट है, बट हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। ये बुक में लिखा हुआ है आपके कि देखिए ऑल लोकोमोशन ये एक तरह का मूवमेंट ही है, बट ऑल मूवमेंट को हम कैनॉट बी लोकोमोशन, कांट बी लोकोमोशन। ये आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी लोकोमोशंस हैं वो एक तरह का मूवमेंट है, बट हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता। हम उसी मूवमेंट को लोकोमोशन कहेंगे जिससे आपका पोजीशन चेंज करे। समझ में आ गया? आप बाउंड्री पे, आप किसी वॉल पे बैठ के अपने पैर को आगे पीछे कर रहे हैं और मूंगफली खा रहे हैं बैठ के, और पैर ऊपर आगे पीछे घुमा रहे हैं उसको आप। तो ये सिंपली एक मूवमेंट है लिम्स का ना, बट उसी पैर से आपने एक डिस्टेंस कवर कर लिया, वो क्या हो गया बताओ? वो लोकोमोशन हो गया। समझ में आ गया? तो जो एनसीईआरटी का जो इनिशियल पैराग्राफ है, देखो उसमें यही से समझाया गया है कि क्या मतलब होता है मूवमेंट का और क्या मतलब होता है लोकोमोशन का। और ये भी लिखा हुआ है कि जो ऑर्गन आपके मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, कई बार वही ऑर्गन आपके लोकोमोशन में भी इन्वॉल्व होता है। आप जानते हैं स्पर्मेटोजोआ में जो स्पर्म का एक प्रोसेस है, फ्लैजेला के थ्रू उसका पोजीशन चेंज होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो सीलिया है पैरामीशियम में, उसका क्या रोल होता है मूवमेंट में, लोकोमोशन में, दोनों में? आंसर इज बोथ। ह्यूमंस में जो सीलिया होता है उसका काम केवल मूवमेंट में होता है, लोकोमोशन में नहीं होता। समझ में आ रहा है? पैरामीशियम का जो सीलिया होता है उससे लोकोमोशन भी होता है, मूवमेंट भी होता है। बट जो आपके ट्रैकिया में जो सीलिया होता है, हाँ जी, आपके आपके ट्रैकिया में जो सीलिया होता है, वो सीलिया केवल मूवमेंट कर रहा है, वहां लोकोमोशन की बात नहीं करेंगे। या फेलोपियन ट्यूब में जो सीलिया होता है उसका काम भी बताओ मूवमेंट में होता है, लोकोमोशन थोड़ी करेगा वो। उसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब का पोजीशन थोड़ी चेंज कर जाएगा। तो सिलेरी मूवमेंट इन ट्रैकिया, सिलेरी मूवमेंट इन फेलोपियन ट्यूब, वो मूवमेंट है, वो लोकोमोशन नहीं है। समझ में आ गया? तो एक बार एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ है उसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा, उसमें यही सब कहानी बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मिटाओ इसको अब। और देखिए, ये याद रखना, जो आपका मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक वॉलंटरी प्रोसेस है, ये इनवॉलंटरी भी होता है। सीलिया वगैरह आपने बीट कर रहा है, वो एक इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। लेकिन जो लोकोमोशन होता है, ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है।
कैन से लोकोमोशन एक वॉलंटरी मूवमेंट है जो आपके विल से कंट्रोल होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर लोकोमोशन वॉलंटरी मूवमेंट है तो लोकोमोशन इट इन्वॉल्व्स, क्या बताओ, स्केलेटल मसल। अगर लोकोमोशन आपकी विल से कंट्रोल होता है, एक डायरेक्शनल मूवमेंट की बात करते हैं हम, जैसा जिधर जाना चाहते हैं उधर जा रहे हैं आप, तो ये किसको इन्वॉल्व करेगा बताओ? स्केलेटल मसल्स को। तो अगर मैं पूछूं कि लोकोमोशन में मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है और इसके जो एक सपोर्टिंग पार्ट होता है, देखो सपोर्टिंग ऑर्गन्स क्या क्या है, देखो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यहाँ क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें आते हैं बोन्स भी आते हैं और जॉइंट्स वगैरह भी आते हैं। समझ में आ गया? तो लोकोमोशन का जो पार्ट है, देखो इसमें ये एक वॉलंटरी मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं इसको। और अगर ये वॉलंटरी कंट्रोल हुआ तो आप समझते हैं इसमें स्केलेटल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और सपोर्टिंग पार्ट क्या है इसके बताओ? केवल मसल से थोड़ी आप मूव कर जाएंगे, तो बोन्स भी हैं और जॉइंट्स भी आते हैं इसमें, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है आपके लोकोमोशन का। और आपको यहां पर अब डिस्कस करना है कि मैकेनिज्म ऑफ, या जो कहते हैं स्केलेटल मसल्स का क्या किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, वो समझना है आपको। तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा यहां पर, देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये आपका हेडिंग है, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। देखिए अभी क्या होता है। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, ये मैंने शायद पहले बताया था आपको कि जो टीएस होता है ऑफ स्केलेटल मसल का, और याद रखना मसल्स का नंबर फिक्स है, नंबर जो होता है ये फिक्स होता है इन ऑल ह्यूमंस। हर इंसान में मसल्स के नंबर फिक्स होते हैं। इंसान में क्या, सब में बराबर ही होता है। ऑल ह्यूमंस हैव सिमिलर नंबर ऑफ मसल इन बॉडी, बट दे हैव डिफरेंट ग्रोथ ऑफ मसल, वो अलग चीज होता है, बट नंबर ऑफ मसल सब में बराबर ही होता है। चाहे आप में आप बॉडी बिल्डर है या नहीं है, आप में 6 और 8 पैक्स है कि नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मसल्स सभी में बराबर होता है, जितने भी इंसान हैं, ऑल हैव सिमिलर नंबर ऑफ मसल। मसल्स के कंपोनेंट ऊपर नीचे होते हैं, ज्यादा होता है कम होता है, बट मसल्स का नंबर सब में फिक्स होता है। समझ में आ गया? अब मसल्स के देखो, वैसे तो कहते हैं 639 के आसपास होता है मसल्स, ठीक है, और ये नंबर फिक्स है, ये सभी में होता है, सारे इंसान में होता है। ये मैं ओवरऑल मसल्स की बात कर रहा हूँ, 639 मसल्स हैं आपकी बॉडी में,
ठीक है। और देखो यहाँ पर अब मैं अगर एक स्केलेटल मसल्स का बताऊं आपको, टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, वो देखिए कैसा होता है। देखो, तो मसल्स के बाहर एक ये फाइब्रस कवरिंग है, इस कवरिंग को कहते हैं इपीमाइसियम कहा जाता है। और एक एपीमाइसियम बहुत सारे मसल बंडल को सराउंड करता है। देखिए, ये इंडिविजुअल मसल बंडल है। देखो, ये जो देख रहे हैं आप, ये सब इसे कहते हैं मसल फाइबर्स बंडल कहा जाता है। आई थिंक एनसीईआरटी में इसी को फेसिकुलाई लिखा हुआ है, फेसिकुली। देखो, एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया, फेसिकुलाई वर्ड यूज किया गया। देखिए, मसल के बंडल को फेसिकुलाई कहा जाता है। ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये मसल का इंडिविजुअल बंडल है, जिसको फेसिकुलाई भी कहा जाता है। और इस फेसिकुलाई का जो कवरिंग होता है, देखो, इस कवरिंग को पेरीमाइसियम कहा जाता है। इवन दो बंडल के बीच में पेरीमाइसियम ही होता है। देखो, ये जो आप देख रहे हैं, दो मसल बंडल के बीच में पेरीमाइसियम ही होता है। तो एक मसल बंडल दूसरे मसल बंडल से सेपरेटेड होता है थ्रू दिस पेरीमाइसियम। ठीक है। और देखो, अब ये जो ब्लू कवर देख रहे हो आप, जो बंडल के अंदर है, इसे कहते हैं क्या, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम कहते हैं उसको, ये एंडोमाइसियम है। दिस इज कॉल्ड एंडोमाइसियम। ठीक है। और देखो, इस एंडोमाइसियम के अंदर, देखिए, आप देखोगे, ये अब जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एंडोमाइसियम के अंदर, देखिए, ये जो स्ट्रक्चर एंडोमाइसियम के अंदर है, इसे कहते हैं मसल फाइबर। देखो, ये एक सिंगल मसल फाइबर है, और इसी को मसल सेल भी कहते हैं। तो एंडोमाइसियम सराउंड अ सिंगल मसल फाइबर, और उसी मसल फाइबर को मसल सेल भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। मसल फाइबर ही एक मसल सेल कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर यहां पर। तो ये आपके एक मसल का ट्रांसवर्स सेक्शन बताया गया आपको। ठीक है। और आप जानते हैं
कि यहां से अगर इस मसल फाइबर को मैं बाहर निकाल लूं, इसको यहां से पकड़ के देखो बाहर निकाल लिया आपने, एक मसल फाइबर को बाहर निकाला मैंने। तो इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल skeletal muscle fiber, स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल स्केलेटल मसल फाइबर, आपको इस फाइबर को यहां से बाहर निकालना है। देखिए ब्लू वाले के अंदर जो मसल फाइबर है उसे बाहर निकाल लीजिए आप। देखिए तरह से, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहां से बाहर निकालेंगे, देखिए ये देखो, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल मसल फाइबर है, ठीक है। और मसल फाइबर के बाहर ये जो कवरिंग देख रहे हैं आप, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं बताओ? इसे कहते हैं सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जैसे प्लाज्मा लेमा कहते हैं ना, उसी तरह से मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ये, और उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर के ये जो कंपोनेंट्स हैं, देखो जैसे सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके अंदर का ये जो सारा कंपोनेंट है, देखिए इसके इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बताओ? इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म होता है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे सार्कोप्लाज्म भी होता है। और इसके अलावा देखेंगे आप इसमें, इसके सार्कोप्लाज्मिक पार्ट में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे पैरेलल लाइंस नजर आएंगे आप। प्रोटीन का ये फिलामेंट होता है, देखो ऐसे ही बहुत सारा पैरेलल यूनिट है। देखो एक मसल फाइबर में बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड ये स्ट्रक्चर होते हैं। ब्लू लाइन जो देख रहे हैं आप इसको, और इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ क्या है? इसे कहते हैं मायोफाइब्रिल। इसको मायोफाइब्रिल कहा जाता है। ये बहुत सारे होते हैं। अब मसल फाइबर कंटेन्स मेनी मायोफाइब्रिल्स। प्रोटीन फिलामेंट होता है, ये प्रोटीन्स का बना होता है, पैरेलली अरेंज्ड होता है, ये ओवरलैप नहीं करते, ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं बहुत सारे। और देखिए यहां पर इसके अलावा देखो यहां पर आपको बीच बीच में देखो ऐसे ये ट्रांसवर्स बैंड्स नजर आते हैं। देखिए तो देखो ये जो आप रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं बीच बीच में, एक्चुअली ये एक तरह का बैंड होता है इसमें। और आप जानते हो कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ? इसको ए बैंड कहा जाता है। मैं बताऊंगा ए बैंड वगैरह क्या होता है। ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक, ए का मतलब यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। ए का मतलब यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। ए बैंड का मतलब एन आइसोट्रोपिक बैंड होता है। समझ में आ गया? और दो ए के बीच में देखो, ये जो बीच का जगह आप देख पा रहे हो वैसे ही यहाँ से आकर, देखिए ये एक्चुअली आई बैंड होता है, आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं।
आइसोट्रोपिक, ए आई बैंड कहा जाता है इसको। और ये तो जानते हैं इसमें कि अब इसमें बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है पेरीफेरी की तरफ, मल्टी न्यूक्लिएट होता है ना ये स्केलेटल मसल फाइबर क्या होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियस होता है, देखो ये न्यूक्लियाई होता है और ये कई सारे होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई आर देयर एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड, इसको आप सिंसिटियल सेल्स कहते हैं। एक ऐसा सेल, एक ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई अवेलेबल हो, उसे सिंसिटियल सेल्स कहा जाता है। और हमारा स्केलेटल मसल फाइबर क्या है बताओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड दैट इज कॉल्ड सिंसिटियल सेल्स। समझ में आ गया सबको स्ट्रक्चर? हाँ भाई, समझ में आ गया। और देखो यहाँ पर अभी ये जो आई बैंड, ए बैंड वगैरह का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी क्लियर नहीं कि ये होता क्या एक्चुअली। तो वो देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक मसल फाइबर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक मसल फाइबर के अंदर जो अब मायोफाइब्रिल होता है उसमें क्या क्या होता है। तो हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल मायोफाइब्रिल। क्या देखेंगे बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल मायोफाइब्रिल। इसको मिटाओ यहां से अब। सबने लिख लिया इसको? अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल मायोफाइब्रिल। तो देखिए, एक मायोफाइब्रिल में देखो क्या होता है। ये मान लो एक सिंगल मायोफाइब्रिल है, इसमें रेगुलर इंटरवल्स पे देखो ये ऐसे जेड लाइन नजर आता है। ये जो आप देख रहे हो ये है जेड लाइन, ये दूसरा जेड लाइन है, देखो ये जेड लाइंस कई सारे होते हैं, मेनी एट रेगुलर इंटरवल्स कहा जाता है। एक मायोफाइब्रिल में कई सारे जेड लाइंस होते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स, एंड रिमेंबर, दो मायोफाइब्रिल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को कहते हैं वन सार्कोमियर। Distance between two jet line is called one sarcomere, and that sarcomere is called फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन का। सार्कोमियर को क्या बोलते हैं बताओ? इसको कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट एक्चुअली ये अब सार्कोमियर क्या है देखो, तो एक सार्कोमियर में अब क्या क्या होता है देखो, ये समझो पहले आप यहाँ जैसे मान लो ये हमने बनाया, ये मान लो ये दो जेड लाइंस हैं, देखिए ऐसे, ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, और इसके बीचों बीच देखेंगे आप ऐसे,
ये देखो अब देखो समझो पहले क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हो, ये जो पूरा रेड वाला जो बैंड होता है, पूरा ये यहां से यहां तक रेड वाला जो बैंड आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं ए बैंड। और ए बैंड के एक फिलामेंट को, एक रेड वाले पार्ट को कहते हैं क्या? मायोसिन फिलामेंट। या इसी को कहते हैं क्या? प्राइमरी फिलामेंट कहा जाता है। देखो इसे प्राइमरी फिलामेंट, या इसी को थिक फिलामेंट भी कहते हैं। इसी को थिक फिलामेंट भी कहा जाता है। एक जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हो, रेड एक जो, अब देखो ये पूरा बैंड यहां से लेके यहां तक ये ए बैंड होता है। ए बैंड का एक लेंथ जो देख रहे हैं रेड वाला, वो एक मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है। और देखो अब यहां से लेके यहां तक, ये देखो ये पूरा पार्ट, देखो यहां से लेके यहां तक कंप्लीट, ये जो बीच में देख रहे हैं आप, इसी को कहते हैं आई बैंड। इसको आई बैंड कहते हैं। ये पूरा देखो यहां से लेके यहां तक ये आई बैंड है। और आई बैंड की एक लेंथ को, देखो ये जो एक ब्लू वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसे कहते हैं एक्टीन फिलामेंट। सिंगल ब्लू वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, वो एक्टीन फिलामेंट है। इसी एक्टीन फिलामेंट को सेकेंडरी फिलामेंट कहते हैं, और इसी को थिन फिलामेंट भी कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, और देखो ए बैंड के कुछ पार्ट में केवल मायोसिन होता है। देखो यहाँ पर एक्टिन नहीं होता। देखो ये देखो यहां से यहां तक, देखिए ये तो समझ में आ गया कि ए बैंड में एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों होता है। देखिए ए बैंड में कुछ दूर तक तो एक्टिन भी होता है ना, तो ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। बट आई बैंड में देखिए, यहाँ आप केवल एक्टिन की बात कर रहे हैं, नो मायोसिन, ओनली एक्टिन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप, आई बैंड में केवल एक्टिन होता है, वहां मायोसिन नहीं होता। बट ए बैंड में एक्टिन मायोसिन दोनों होता है। बट ए बैंड का वो हिस्सा जहां केवल मायोसिन होता है, ओनली मायोसिन होता है। देखो इसके इसी पार्ट का वो क्या कहते हैं बताओ? इसको एच जोन कहा जाता है। एच जोन, एच लाइन भी कहते हैं। देखो एच जोन, या इसको एच लाइन भी कहा जाता है। ये ए बैंड का वो पार्ट है जहां केवल मायोसिन होता है, जहां एक्टिन नहीं होता। तो एच जोन ओनली मायोसिन कहते हैं, यहां एक्टिन नहीं होता। और इस एच जोन के सेंट्रल पार्ट पे, ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, एच के सेंट्रल पार्ट पे, इसको एम लाइन कहा जाता है। इसको एम लाइन कहते हैं। ठीक है। और ये देखो
ए बैंड का वो हिस्सा जहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों होता है, देखो ये देखो, ए बैंड का वो हिस्सा जहां एक्टिन मायोसिन दोनों होता है उसे ओ बैंड कहा जाता है, ओवरलैपिंग बैंड कहते हैं। ए बैंड का वो हिस्सा जहां एक्टिन मायोसिन दोनों होता है उसको ओ बैंड कहते हैं, उसे ओवरलैपिंग बैंड भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई, सबके समझ में आ गया सबको? चलिए फिर, अब इसके आगे की कहानी अब बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है वो बताया जाएगा।